दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां दुश्मन से पहले मौसम जान लेता है कि कौन जिंदा रहेगा। जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने कोई गोली नहीं चल रही, कोई टैंक नहीं गरज रहा, कोई मिसाइल आसमान नहीं चीर रही, फिर भी हर मिनट मौत आपके सामने बिल्कुल पास खड़ी हो। जहां का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से नीचे, इतनी तेज बर्फीली हवाएं कि इंसान कुछ ही मिनटों में बेहोश हो जाए, और ऑक्सीजन इतनी कम कि हर सांस किसी जंग से कम न लगे। यही है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत और पाकिस्तान इस बर्फीले रेगिस्तान के लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगाने लगते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने दोनों देशों के हिमालय के उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जहां सामान्य इंसान का जीवित रहना लगभग असंभव है। सन 1984 में भारतीय सेना ने एक ऐसा सैन्य अभियान शुरू किया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी, और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि समय के खिलाफ एक दौड़ थी। अगर भारत कुछ घंटे भी देर कर देता तो शायद आज सियाचिन का नक्शा पूरी तरह अलग होता। इस कहानी में गोलियों से ज्यादा खतरनाक थी हिमस्खलन, दुश्मन से ज्यादा निर्मम था मौसम, और जीत का मतलब सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं, बल्कि पूरे उत्तरी सीमांत की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। लेकिन इस ऐतिहासिक मिशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी सीमा मौजूद थी जिसका अंत तो तय था, लेकिन आगे क्या होगा यह किसी ने स्पष्ट ही नहीं किया था। और यही छोटी सी अस्पष्टता आगे चलकर दुनिया की सबसे ऊंची सैन्य लड़ाई की वजह बनी। तो आइए शुरुआत करते हैं उस कहानी की जहां नक्शे पर खींची गई एक अधूरी रेखा ने आने वाले दशकों तक हजारों सैनिकों की किस्मत तय कर दी। दोस्तों, समझने वाली बात है कि एक नक्शा, एक अधूरी लाइन, और वहीं बन गई दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र की शुरुआत। सन 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद कराची समझौता हुआ। इसी समझौते से सीज फायर लाइन तय की गई। यह रेखा जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्से तक स्पष्ट थी, लेकिन एक स्थान पर आकर केवल 3 शब्द लिखे गए। वो शब्द थे थैंक्स नॉट टू द ग्लेशियर, अर्थात यहां से आगे उत्तर की ओर ग्लेशियर तक। उस समय किसी ने नहीं सोचा कि ये 3 शब्द भविष्य में इतना बड़ा विवाद पैदा कर देंगे। कारण भी स्पष्ट था, उस दौर में सियाचिन ग्लेशियर को इतना दुर्ग माना जाता था कि किसी देश ने कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ कभी अस्थायी सैन्य मौजूदगी बनाई जा सकती है। लेकिन समय बदला और तकनीक के साथ रणनीतियां भी बदल गई। सन 1972 के शिमला समझौते में युद्ध विराम रेखा को लाइन ऑफ द कंट्रोल यानी LOC का नाम दिया गया, लेकिन NJ 9842 के आगे की सीमा भी स्पष्ट नहीं की गई। यही अस्पष्टता पाकिस्तान के लिए एक अवसर बन गई। सन 1970 के दशक के अंत में पाकिस्तान ने एक रणनीति अपनाई। उसने विदेशी पर्वतारोहियों को ऐसे परमिट जारी करने शुरू कर दिए जिनमें सियाचिन ग्लेशियर को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र के रूप में दिखाया जाता था। दुनिया भर के पर्वतारोही पाकिस्तान के रास्ते इन चोटियों तक पहुंचने लगे, और अंतर्राष्ट्रीय नक्शों में धीरे धीरे यह धारणा बनने लगी कि यह इलाका पाकिस्तान के अधिकार में है। यह बिना गोली चलाए जमीन पर दावा मजबूत करने वाली बात थी। नक्शे बदल रहे थे, धारणा बदल रही थी, और अगर समय रहते इस नक्शे को नहीं रोका जाता तो आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का दावा कमजोर पड़ सकता था। दिल्ली में बैठे सैन्य रणनीतिकारों ने इस बदलती स्थिति को गंभीरता से लेना शुरू किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उस समय सामने आई जब भारतीय सेना को एक ऐसी खुफिया सूचना मिली जिसने पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल दी। सूचना यह थी कि पाकिस्तान जल्द ही विशेष पर्वतीय सैनिकों के साथ सियाचिन की प्रमुख चोटियों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा हो जाता
तो भारत के लिए उन्हें हटाना लगभग असंभव हो जाता। अब यह केवल सीमा विवाद नहीं रह गया था, यह समय के खिलाफ दौड़ बन चुकी थी। भारत के पास निर्णय लेने के लिए बहुत ही कम समय था और यहीं से जन्म लेने वाला था भारतीय सैन्य इतिहास का सबसे साहसी हिमालय अभियान, जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी युद्ध गोलियों से नहीं, जानकारी से जीते जाते हैं, और ऑपरेशन मेघदूत की सबसे बड़ी ताकत भी यही थी। सन 1984 की शुरुआत तक हालात बेहद गंभीर हो चुके थे और पाकिस्तान ने अपने विशेष पर्वतीय सैनिकों को सियाचिन क्षेत्र में तैनात करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली थी। योजना उसकी बिल्कुल साफ थी। पहले सालतोरो रिज की ऊंची चोटियों पर कब्जा करो, फिर पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लो। जो सेना पहले ऊंचाइयों पर पहुंच जाती, वहीं पूरे इलाके पर सामरिक बढ़त हासिल कर लेती। पहाड़ों की लड़ाई का यही सबसे बड़ा नियम है। अब देखो, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि नीचे खड़ा सैनिक हमेशा ऊपर बैठे सैनिकों के मुकाबले कमजोर होता है। लेकिन पाकिस्तान को यह अंदाजा नहीं था कि उसकी तैयारियों पर भारतीय खुफिया एजेंसियां पैनी नजर रखी हुई थी। भारतीय सेना को कई महत्वपूर्ण संकेत मिल चुके थे। इनमें सबसे अहम था पाकिस्तान द्वारा यूरोप से बड़ी संख्या में अत्यधिक ठंड में इस्तेमाल होने वाले विशेष सैन्य कपड़ों और पर्वतारोहण उपकरणों का ऑर्डर देना। यही वो सुराग था जिसने भारतीय सेना को चेतावनी दे दी कि पाकिस्तान अब केवल दावा नहीं कर रहा, बल्कि कब्जा करने की भी तैयारी कर रहा है। फिर भारतीय सेना ने बिना समय गंवाए अपनी योजना तैयार की। इस मिशन को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। योजना जितनी साहसी थी, उतनी जोखिम भरी थी। सैनिकों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगभग 20,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर उतारना था। वहां न तो सड़कें थी, न कोई अस्थायी ठिकाना, न सामान्य हवा, और न ही इंसानी जीवन के लिए अनुकूल वातावरण। उस समय भारतीय वायुसेना के हल्के हेलीकॉप्टर, विशेषकर चीता हेलीकॉप्टर, इस मिशन की रीढ़ बनने वाले थे। इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। एक छोटी सी तकनीकी गलती का मतलब था हेलीकॉप्टर का हमेशा के लिए बर्फ में दफन हो जाना। भारतीय सेना ने अपने सबसे प्रशिक्षित पर्वतीय सैनिकों का चयन किया। कई महीनों तक उन्हें अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन और ग्लेशियर युद्ध की विशेष ट्रेनिंग दी गई। हर जवान जानता था कि इस मिशन में दुश्मन की गोली से पहले मौसम उसकी परीक्षा लेने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला भी बाकी था। भारत ने इंतजार नहीं किया, उसने पहले पहल करने का निर्णय लिया। 13 अप्रैल 1984 बैसाखी का दिन, जब अधिकांश लोग त्योहार मना रहे थे, उसी सुबह भारतीय सेना इतिहास लिखने जा रही थी। अगले कुछ घंटों में जो होने वाला था, वह पूरी दुनिया को यह दिखाने वाला था कि साहस और तैयारी और समय पर लिया गया निर्णय कैसे एक युद्ध शुरू होने से पहले ही उसकी दिशा बदल सकता है। यानी 13 अप्रैल 1984, सूरज की पहली किरण पूरी तरह निकली भी नहीं थी, लेकिन हिमालय की बर्फीली चोटियों पर इतिहास लिखा जाने वाला था। सुबह का समय था, चारों ओर सफेद बर्फ का अनंत समुद्र फैला हुआ था और तापमान -40 से -50 डिग्री सेल्सियस के बीच था। तेज हवाएं सैनिकों के चेहरे को चीर रही थी और हर सांस लेना किसी परीक्षा से कम नहीं था। लेकिन भारतीय सेना के जवानों के कदमों में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। उनके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, सालतोरो रिज की रणनीति चोटियों पर पाकिस्तान से पहले पहुंचना है। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर अपनी क्षमता की अंतिम सीमा तक उड़ान भर रहे थे। इतनी ऊंचाई पर हवा बेहद पतली थी, जिससे हेलीकॉप्टर के इंजन को पर्याप्त शक्ति भी नहीं मिलती थी। कई बार पायलटों को न्यूनतम ईंधन और सीमित भार के साथ उड़ान भरनी पड़ती थी। एक बार में केवल कुछ सैनिक या सीमित सामान ही ले जाया जा सकता था। हर उड़ान मौत के साथ एक समझौता जैसी थी। नीचे हजारों फीट गहरी बर्फीली खाइयां थी और ऊपर मौसम हर पल बदल रहा था। लेकिन भारतीय पायलटों ने
अद्भुत साहस का परिचय दिया। बार बार उड़ान भरते हुए उन्होंने सैनिकों, हथियारों, गोला बारूद और आवश्यक रसद को दुनिया की सबसे कठिन चोटियों तक पहुंचाना शुरू किया। उधर जमीन पर भारतीय जवान रस्सियों, बर्फ काटने वाले औजारों और अपने अदम्य हौसले के सहारे खड़ी बर्फीली दीवारों पर चढ़ रहे थे। कई स्थानों पर उन्हें लगभग सीधी बर्फ की ढलानों पर चढ़ना पड़ा। एक छोटी सी चूक का मतलब था सैकड़ों फीट नीचे मौत। कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय सेना ने बिलाफोंडला, सियाला और साल्तो रोज रेंज की कई महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यही वे स्थान थे जिन पर कब्जा पूरे सियाचिन क्षेत्र की सामरिक तस्वीर तय करने वाला था। और फिर कुछ समय बाद जब पाकिस्तानी सैनिक उस क्षेत्र में पहुंचे तो उनके सामने एक अप्रत्याशित दृश्य था। जिन चोटियों पर वे अपना झंडा फहराने का सपना लेकर आए थे, वहां पहले से ही भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा था। यही था ऑपरेशन मेघदूत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। भारत ने केवल दुश्मन की योजना को विफल नहीं किया था, बल्कि बिना बड़े युद्ध के सामरिक बढ़त भी हासिल कर ली थी। लेकिन पाकिस्तान इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं था। अगले कुछ महीनों में सियाचिन की बर्फीली चोटियां गोलियों, तोपों और लगातार होने वाले संघर्षों की गवाही बनने वाली थी, जहां असली दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति भी थी। लेकिन भारतीय तिरंगा अब साल्तोरो रीच की चोटियों पर लहरा रहा था। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। ऑपरेशन मेघदूत की सफलता ने पाकिस्तान को गहरा झटका दिया था। उसकी पूरी रणनीति कुछ ही घंटों में विफल हो चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। जल्द ही पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों को वापस लेने के लिए लगातार सैन्य अभियान शुरू कर दिया। अब सियाचिन की बर्फीली चोटियां केवल हिमखंडों का इलाका नहीं रही, वे गोलियों, मोर्टारों और तोपों की आवाज से गूंजने लगी। हर दिन नई झड़पें होती, हर रात नई चुनौतियां सामने होती। लेकिन इस युद्ध की सबसे भयावह सच्चाई यह थी कि यहाँ दुश्मन की गोली से ज्यादा सैनिकों की जान मौसम ले रहा था। तापमान कई बार -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता था। बर्फीली तूफान अचानक पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेते थे। कुछ ही मिनटों में दृश्यता लगभग शून्य हो जाती। सैनिकों के सामने खड़ा साथी भी दिखाई नहीं देता था। एक और खामोश खतरा हर समय उनके ऊपर मंडराता रहता था, और वो था हिमस्खलन। कई बार बिना किसी चेतावनी के लाखों टन बर्फ पहाड़ों से टूटकर नीचे आ जाती। पूरा बंकर, पूरा पोस्ट और उसमें मौजूद सैनिक कुछ ही सेकंड में बर्फ के नीचे दब जाते। कई वीर जवानों ने बिना एक भी गोली चलाए केवल प्रकृति की इस क्रूर शक्ति के सामने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कम ऑक्सीजन के कारण हर कदम भारी लगता था। साधारण काम जैसे खाना बनाना, पानी पिघलाना या कुछ मीटर चलना भी कठिन मिशन बन जाता था। पानी के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती थी, ईंधन सीमित था, राशन, दवाइयाँ केवल हेलीकॉप्टरों के भरोसे ही पहुंचते थे। भारतीय वायुसेना ने इस पूरे अभियान में अद्वितीय भूमिका निभाई। कई बार पायलट ऐसे मौसम में भी उड़ान भरते जिसमें सामान्य उड़ान की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वे जानते थे कि यदि एक पोस्ट तक रसद नहीं पहुंची तो वहां तैनात सैनिकों का जीवित रहना मुश्किल हो सकता है। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने अपनी हर चौकी को मजबूती से संभाले रखा। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि कठिन परिस्थितियां केवल शरीर को थका सकती हैं, लेकिन एक सैनिक के संकल्प को तोड़ नहीं सकती। लेकिन पाकिस्तान अभी भी एक मौके की तलाश में था, जिससे वह साल्तोरो रीच पर भारत की बढ़त को खत्म कर सके। और इसी कोशिश ने कुछ वर्षों बाद जन्म दिया सियाचिन की सबसे खूनी, सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक, कायद पोस्ट की लड़ाई, जहां एक भारतीय जवान की असाधारण बहादुरी ने इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। कायद पोस्ट की लड़ाई यानी सियाचिन की लड़ाई में एक ऐसी चोटी भी थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था,
लेकिन भारतीय सैनिकों ने साबित कर दिया कि हौसले की कोई ऊंचाई नहीं होती। 1987 ऑपरेशन मेघदूत को 3 वर्ष बीत चुके थे। भारत साल्तरो रीच की अधिकांश रणनीतिक चोटियों पर अपनी पकड़ बनाए हुए था, लेकिन एक पोस्ट लगातार भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। पाकिस्तान ने इस ऊंचाई पर कब्जा कर लिया था और उसका नाम रखा था कायद पोस्ट। यह पोस्ट लगभग 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित थी। अब इससे दिक्कत ये थी कि वहां से पाकिस्तानी सैनिक भारतीय चौकियों की गतिविधियों पर नजर रख सकते थे और कई स्थानों पर गोलीबारी भी कर सकते थे। सीधे सामने से हमला करना लगभग आत्मघाती माना जाता था। बर्फ की खड़ी दीवारें, तेज हवाएं और दुश्मन की ऊंचाई, हर चीज पाकिस्तान के पक्ष में थी। भारतीय सेना ने इस चुनौती को स्वीकार किया। एक विशेष अभियान की योजना बनाई गई। कई प्रयास हुए, लेकिन मौसम और दुश्मन की स्थिति के कारण सफलता तुरंत नहीं मिली। फिर सामने आए एक युवा सूबेदार जिनका नाम था बाना सिंह। उन्होंने और उनकी छोटी सी टीम ने वह रास्ता चुना जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। वे एक बेहद खड़ी और खतरनाक बर्फीली ढलान से चढ़े, जहां से हमला असंभव माना जाता था। कई घंटों तक वे बर्फ, तूफान और मौत से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। जब वे दुश्मन की चौकी तक पहुंचे, तब मौसम इतना खराब था कि दृश्यता बेहद कम थी। भारतीय सैनिकों ने अचानक धावा बोल दिया। हाथापाई, ग्रेनेड और बेहद नजदीकी लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटने के मजबूर हो गए और कुछ ही समय में भारतीय तिरंगा उस पोस्ट पर भी लहरा रहा था। पाकिस्तान की सबसे मजबूत चौकी अब भारत के नियंत्रण में थी। इस विजय के बाद कायद पोस्ट का नाम बदलकर बाना पोस्ट रख दिया गया, उस वीर सैनिक के सम्मान में जिसने असंभव को भी संभव कर दिखाया था। इस अद्वितीय साहस के लिए सूबेदार बाना सिंह को भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। उनका नाम भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। कायद पोस्ट की इस जीत ने केवल एक चोटी नहीं दिलाई, इसने पूरे साल्तरो रीच पर भारत की सामरिक स्थिति को और भी मजबूत कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के लिए इस क्षेत्र में भारत को पीछे धकेलना लगभग असंभव हो गया। लेकिन सवाल आज भी वही है कि आखिर सियाचिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों भारत आज भी हर साल अरबों रुपए खर्च करके दुनिया के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र में अपने सैनिकों को तैनात रखता है? इसका जवाब केवल बर्फ में नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति में छिपा है। लेकिन कई लोग पूछते हैं, आखिर सियाचिन में है क्या? ना कोई शहर, ना खेती, ना खनिज संपदा, फिर भी भारत और पाकिस्तान दशकों से इस बर्फीली रेगिस्तान के लिए इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब भूगोल में नहीं, बल्कि रणनीति में छिपा है। सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में स्थित है साल्तरो रीच। जिसने भी साल्तरो रीच की ऊंचाइयों पर नियंत्रण बना लिया, वही पूरे क्षेत्र पर सामरिक बढ़त हासिल कर लेता है और आज इन ऊंचाइयों पर भारतीय सेना तैनात है। यदि कभी भारत इन चोटियों को खाली कर दे और पाकिस्तान यहां कब्जा कर ले, तो वह न केवल पूरा सियाचिन ग्लेशियर पर नजर रख सकेगा, बल्कि भारत के लद्दाख क्षेत्र पर भी सैन्य दबाव बढ़ा सकता है। और यही कारण है साल्तरो रीच केवल बर्फ से ढका पहाड़ नहीं, बल्कि उत्तरी सीमा की सुरक्षा की पहली मजबूत दीवार है। इस क्षेत्र का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसकी भौगोलिक स्थिति। सियाचिन के उत्तर में चीन का शिनजियांग क्षेत्र है और पश्चिम में पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगिट बाल्टिस्तान। यह पूरा इलाका एशिया के सबसे संवेदनशील सामरिक क्षेत्रों में गिना जाता है। ऐसे में सियाचिन पर भारत की मौजूदगी केवल एक सीमा की रक्षा नहीं करती, बल्कि पूरे उत्तरी मोर्चे पर रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। लेकिन इस सुरक्षा की कीमत भी बहुत बड़ी है। हर साल भारतीय सेना को हजारों टन राशन, ईंधन, दवाएं, हथियार और अन्य आवश्यक सामान हेलीकॉप्टरों और विशेष सैन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से इन ऊंचाइयों तक पहुंचाना पड़ता है। दुनिया में शायद ही कोई दूसरा सैन्य मोर्चा हो जहां रसद पहुंचाना इतना कठिन और महंगा होगा।
फिर भी भारतीय सैनिक बिना किसी शिकायत के इन चौकियों पर डटे रहते हैं। महीनों तक अपने परिवार से दूर, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफानों और हिमस्खलन के बीच केवल एक ही उद्देश्य से खड़े रहते हैं, भारत की सीमाओं की रक्षा। ऑपरेशन मेघदूत ने 1984 में जो भारत को दिलाई थी, वही आज भी हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकतों में से एक मानी जाती है। यदि उस समय भारत कुछ घंटे भी देर कर देता तो संभव है कि आज सियाचिन का पूरा सामरिक समीकरण बहुत अलग होता। लेकिन ऑपरेशन मेघदूत की सबसे बड़ी जीत केवल एक ग्लेशियर पर नियंत्रण नहीं थी, बल्कि यह दुनिया के सामने भारतीय सेना की दूरदृष्टि, साहस, अदम्य संकल्प का ऐसा उदाहरण था जिसे आज भी सैन्य इतिहास के सबसे प्रीएम्प्टिव अभियानों में गिना जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी जीत युद्ध जीत कर नहीं, बल्कि युद्ध को अपने पक्ष में शुरू होने से पहले रोक कर हासिल की जाती है। ऑपरेशन मेघदूत ऐसी ही एक कहानी है। 13 अप्रैल 1984 को शुरू हुआ यह अभियान केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह दूरदर्शिता, साहस, योजना और समय पर लिए गए निर्णय का अद्भुत उदाहरण था। भारतीय सेना ने समझ लिया था कि सियाचिन की ऊंचाइयों पर केवल बर्फ के पहाड़ नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों की रणनीतिक सुरक्षा की भी कुंजी है। जब भारतीय सैनिक साल्तरो रीच की चोटियों पर पहुंचे, तब उन्होंने केवल कुछ चौकियों पर कब्जा नहीं किया था, उन्होंने भारत की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐसा मजबूत आधार तैयार किया था जो आज भी देश की सामरिक शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑपरेशन मेघदूत की सफलता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इतनी ऊंचाई पर, इतनी कठिन परिस्थितियों में और इतनी सीमित साधनों के साथ इस स्तर तक सैन्य अभियान पहले कभी नहीं देखा गया था। यह दुनिया के सैन्य इतिहास के सबसे साहसिक और सफल अभियानों में गिना जाता है। लेकिन इस सफलता की कीमत भी चुकाई गई। वर्षों से सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर अनेक भारतीय सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कई वीर जवान दुश्मन की गोलियों से नहीं, बल्कि हिमस्खलनों, बर्फीली तूफानों और प्रकृति की कठोर परिस्थितियों से लड़ते हुए शहीद हुए। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सीमा की रक्षा केवल युद्ध के समय नहीं होती, देश की सुरक्षा हर दिन, हर रात और हर मौसम में होती है। जब हम अपने घरों में सुरक्षित सो रहे होते हैं, तब सियाचिन की किसी चौकी पर एक सैनिक -50 डिग्री के तापमान में तिरंगे की रक्षा कर रहा होता है। ऑपरेशन मेघदूत हमें एक और महत्वपूर्ण सबक देता है, और वो है रणनीतिक दूरदर्शिता की शक्ति। अगर भारत ने उस समय पहल न की होती, अगर निर्णय लेने में देरी हो गई होती, तो शायद आज सियाचिन की कहानियां बिल्कुल अलग होती। यही कारण है कि ऑपरेशन मेघदूत केवल एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि भारतीय संकल्प का प्रतीक बन चुका है। यह उस जज्बे की कहानी है जो कहता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इरादा मजबूत हो तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को भी झुका सकती है। सियाचिन की बर्फ आज भी वही है, हवाएं आज भी उतनी ही निर्मम है, लेकिन उन ऊंचाइयों पर लहराता है भारत का तिरंगा और हम सबको संदेश देता है, भारत ने यह स्थान साहस से जीता है और उसके वीर सैनिक आज भी उसी साहस के साथ इसकी रक्षा कर रहे हैं। यही है ऑपरेशन मेघदूत की कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में लिखी गई भारतीय वीरता की अमर कहानी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जब भी भारत के सबसे कठिन सैन्य अभियानों का इतिहास लिखा जाएगा, ऑपरेशन मेघदूत का नाम सबसे ऊपर दर्ज होगा। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह उस जज्बे का प्रमाण था जिसने दुनिया को दिखाया कि भारतीय सैनिकों के लिए कोई ऊंचाई असंभव नहीं होती। आज भी सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर तैनात हर जवान हमें याद दिलाता है कि देश की सीमाएं केवल नक्शों से नहीं सुरक्षित होती, बल्कि उन वीरों के साहस, त्याग और बलिदान से सुरक्षित रहती है, जो हर मौसम, हर खतरे और हर चुनौती के सामने अडिग खड़े रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऑपरेशन मेघदूत की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इतिहास केवल पढ़ने की चीज़ नहीं,
उसे याद रखने की भी हमारी जिम्मेदारी है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक अगर कमेंट में जय हिंद नहीं लिखा है तो कमेंट में उन वीरों के लिए जय हिंद जरूर लिखिए।